जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए महा मैराथन क्लास लेकर आए हैं जिसमें हम जीके जीएस का 500 महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। और ये अगर पूरा वीडियो देख लेते हैं तो लगभग आपका 15 से 20 प्रश्न है जो कि कवरअप हो जाएगा। और जितने भी प्रश्न इसमें लिया गया है सभी के सभी जो न्यू सिलेबस है 10th आधारित उसी पैटर्न पर प्रश्न है जो कि रखा गया है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 14 से 18, बी है अनुच्छेद 12 से 15, सी है अनुच्छेद 16 से 18 और डी है 18 से 21। बताइए यहाँ पर एक नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णन है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 14 से 18 बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए समानता का अधिकार है जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है और मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में किया गया है। भागों की संख्या टोटल कितना है तो 22। भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। इसमें पहला है मौलिक अधिकारों समानता का अधिकार है जो कि 14 से 18 तक है। दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि 19 से लेकर 22 तक है जो कि स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके बाद 23 और 24 ये दो जो अनुच्छेद है ये शोषण का विरुद्ध अधिकार है। उसके बाद संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है वो 25 से लेकर 28 तक है। और 5वां नंबर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 29 और 30 अनुच्छेद में उसका वर्णन किया गया है। और लास्ट जो छठा मौलिक अधिकार है वह संवैधानिक उपचारों का उपबंध जो कि अनुच्छेद 32 में वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार है। चलिए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न देखते हैं कि भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है। राजभाषा विभाग, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विभाग और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। भाषा किस मंत्रालय के तहत आती है तो ये राजभाषा विभाग। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 17 में, 18 में, 19 में और 20 में। बताइए यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में वर्णन है तो ये अनुच्छेद 18 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 नंबर प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है। लंबाई के, क्षेत्रफल के, घनत्व के और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है तो ये लंबाई के समानुपाती होता है। किसी भी पदार्थ का जितने लंबाई हम बढ़ाएंगे उसके साथ साथ उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने। विप्रो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। 46 में, 1947 में, 45 और 48 में। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1945 बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। नाभिक को, राइबोसोम को, माइटोकॉन्ड्रिया को और क्लोरोप्लास्ट को। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं राइबोसोम बिल्कुल ही सही जवाब है। और कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसमें एटीपी के रूप में ऊर्जा संग्रहित रहता है। उसके बाद से आत्महत्या का थैली किसे कहते हैं तो लाइसोसोम को, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था। गुप्त राजाओं ने, विजयनगर राजाओं ने, चंदेल राजाओं ने और बहमनी सुल्तान ने। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था तो चंदेल राजाओं के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न आपके सामने कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड डलहौजी को। बताइए यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है तो लॉर्ड रिपन को।
जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं लॉर्ड रिपन, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? अरस्तु, जॉन किंग्स, पीसी महालनोबिस और एडम स्मिथ। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारतीय सांख्यिकी के जनक कौन है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं पीसी महालनोबिस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि कार्बन किस आवर्त का तत्व है? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है? कार्बन किस आवर्त का तत्व है? तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो मोस्ले के द्वारा तैयार किया गया था और ये परमाणु संख्या पर आधारित है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी है। इसमें टोटल आवर्ट्स की संख्या है जो कि 7 है और वर्ग की संख्या है 18। यहाँ पर पूछा गया है कि कार्बन किस आवर्त के अंतर्गत आएगा। तो देखिए जो पहला आवर्त है उसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम है, 2 तत्वों का वर्णन किया गया, मतलब 2 तत्व है पहला आवर्त में, और दूसरा आवर्त लिथियम से लेकर नियोन तक तत्व है। तो ये जो कार्बन है इसका परमाणु संख्या 6 होता है और ये दूसरे आवर्त के अंतर्गत आएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 11 प्रश्न है आपके सामने। भारत में आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? केरल में, कर्नाटक में, सी है उपयुक्त दोनों में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है? भारत में आम्र वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी केरल में भी होती है और कर्नाटक में भी होती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है आपके सामने कि वर्ष 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तमिल को, उर्दू को, बांग्ला को और उड़िया को। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है? वर्ष 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उड़िया, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए शास्त्रीय भाषा की संख्या टोटल कितना है भारत में? तो 6 है। सबसे पहला भाषा कौन ऐड किया गया है? तो तमिल को, जो कि 2004 ईस्वी में तमिल को पहला शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा मिला। दूसरा का जो भाषा था वो संस्कृत था, जिसको 2005 में उसको दर्जा मिला। तीसरा और चौथा था कन्नड़ था और उसके साथ था तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु था जो कि तीसरा और चौथा था, जिसे 2008 में उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। 2013 में 5वां शास्त्रीय भाषा चुना गया जिसका नाम है मलयालम, और छठा था वो उड़िया था, जो कि 2014 में से दर्जा मिला शास्त्रीय भाषा का, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने। ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है, श्लोक कहा जाता है, ऋचा कहा जाता है और पंक्ति कहा जाता है। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऋग्वेद में मंत्रों को क्या कहा जाता है? तो ऋग्वेद में मंत्रों को सूक्त कहा जाता है और ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितना है टोटल? तो 1028 है, याद रखिएगा। और टोटल ऋचा की संख्या कितना है? तो 10,580 है, जो कि ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पैनकुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? केरल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश, हरियाणा। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पैनकुनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि आवर्त सारणी के सभी ग्रुप में किसकी संख्या समान होती है? संयोगी इलेक्ट्रॉन की, कोर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? आवर्त सारणी के सभी ग्रुपों में किसकी संख्या समान होती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने। कीट श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? त्वचा के माध्यम से, गिल्स के माध्यम से, ट्रेकिया के और फेफड़ा। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कीट जो होते हैं वो श्वसन किसके माध्यम से करते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ट्रेकिया, बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी कीट होते हैं वो ट्रेकिया के माध्यम से श्वसन करते हैं। त्वचा के माध्यम से, तो त्वचा के माध्यम से केचुआ है जो कि श्वसन की क्रिया करता है। गिल्स के माध्यम से मछली है जो कि श्वसन की क्रिया करती है और फेफड़ा के माध्यम से मनुष्य करता है।
नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि बेकिंग सोडा, जिसको खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, इसका फार्मूला, इसका रासायनिक सूत्र आपको बताना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जो कि इसका रासायनिक नाम होता है, और रासायनिक फार्मूला बताया तो इसका NaHCO3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 10, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए 42वें संविधान संशोधन हुआ जो कि 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन हुआ। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में ऐड किया गया। उस टाइम जब इसका ऐड किया गया तो उस टाइम इसका टोटल संख्या था मौलिक कर्तव्यों की, वो 10 थी। लेकिन वर्तमान समय में कितना है मौलिक कर्तव्यों की संख्या, तो 11 है। 11वां मौलिक कर्तव्य को कब ऐड किया गया, तो 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा ऐड किया गया, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 53 के ए, अनुच्छेद 21 के ए, अनुच्छेद 42 के ए और अनुच्छेद 40 के ए। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो अनुच्छेद 21 के ए में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। यहाँ तक सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जितने भी स्टडी ग्रुप है। उसके साथ ही जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि लाई हरोबा किस राज्य का त्यौहार है। मेघालय का, मणिपुर का, असम का और उड़ीसा का। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। लाई हरोबा किस राज्य का त्यौहार है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, मणिपुर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 21वां प्रश्न आपके सामने कि मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन सी कोशिका करती है। RBC, WBC, HBC और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मानव शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य कौन सी कोशिका करती है, तो ये WBC का वर्क होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। WBC के शरीर के किस अंग में इसका निर्माण होता है, तो प्लीहा में इसका निर्माण होता है। और RBC का कब्र स्थान किसे कहा जाता है, तो प्लीहा को। और RBC का निर्माण कहाँ पर होता है, तो अस्थि माजा में। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 80, 81, 89 और 63। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, 89, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न आपके सामने कि शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब हुई थी। 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2006 में। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। शास्त्रीय भाषा की शुरुआत कब की गई, तो 2004 में किया गया शास्त्रीय भाषा का शुरुआत। और पहला भाषा कौन सा भाषा ऐड किया गया इसमें, तो तमिल को ऐड किया गया। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न के आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है। चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगर मेंडल को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को और ऑटो वान को। बताइए 24वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। आनुवांशिकता का जनक किसे माना जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ग्रेगर मेंडल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि नौरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है। ईसाइयों के द्वारा, पारसियों के द्वारा, जैनों के द्वारा और सिखों के द्वारा। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। नौरोज त्यौहार किसके द्वारा मनाया जाता है, तो ये पारसियों के द्वारा मनाया जाता है। और उनका ये न्यू वर्ष के रूप में नौरोज त्यौहार मनाया जाता है। नौरोज त्यौहार किसके द्वारा शुरू किया गया, किस दिल्ली सल्तनत के द्वारा, शासक के द्वारा, तो बलवन के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न आपके सामने कि फोकल लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होता है। मीटर होता है, सेंटीमीटर, ओम मीटर और डी, इनमें से कोई नहीं। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, मीटर, बिल्कुल ही सही जवाब है।
27वां प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व है। 80 है, 84 है, 118 है और 94 है। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। आवर्त सारणी में कुल कितने प्राकृतिक तत्व है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 94, बिल्कुल ही सही जवाब है। इस प्रकार पूछा जाए कि आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व है तो 118 है। प्राकृतिक नेचुरल एलिमेंट्स कितना है तो 94 है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न आपके सामने कि एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। असम में, गुजरात में, राजस्थान और उड़ीसा में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में पाया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम में। असम के किस अभयारण्य में पाया जाता है। तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न आपके सामने, बेहद ही सिंपल प्रश्न है कि रामनवमी किस माह में मनाई जाती है। चैत में, वैशाख में, फाल्गुन में और आषाढ़ में। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं चैत, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए 30वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई। 1973 ईस्वी, 1976, 1974 और 1978। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1976, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रिज्म में सबसे अधिक विचलन किस कलर का होता है। तो जब हम प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। 7, जिसका मुड़ाव सबसे अधिक होता है उसका विचलन भी सबसे अधिक होता है। जिसका मुड़ाव सबसे कम होता है उसका विचलन कम होता है। तो सबसे नीचे जो रहता है वो बैगनी रहता है, सबसे ऊपर रहता है वो रेड रहता है, क्योंकि रेड का विचलन सबसे कम होता है। जिसका विचलन सबसे कम होता है उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और जिसका विचलन अधिक होता है उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है। इसमें टोटल कितना कलर होता है तो 7 बैजानिया पिनाला बोलते हैं जिसको। बैजानिया, बै ज से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी और ला से लाल। इस प्रकार से टोटल 60 कलर होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैगनी। और पूछा जाए कि सबसे कम विचलन किसका होता है तो रेड का हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न आपके सामने, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारदोली आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। 1929 में, 30 में, 21 में और 28 में। बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारदोली आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया। ये 1928 में शुरू किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि हिंद स्वराज पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई थी। महात्मा गांधी के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा और डी है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। हिंद स्वराज पत्रिका किसके द्वारा चलाई गई थी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं महात्मा गांधी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि विश्व टीबी दिवस की तिथि को मनाया जाता है। 5 फरवरी को, 21 मार्च को, 24 मार्च को और 2 अप्रैल को। बताइए 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व टीबी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 34वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी चुन रहे हैं 24 मार्च बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है उनका। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने, राइजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है। उत्थान, बीजाणु निर्माण, नवोदित और विखंडन। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। राइजोपस में किस प्रकार का प्रजनन होता है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बीजाणु निर्माण, बिल्कुल ही सही जवाब है। 36वां प्रश्न आपके सामने कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। कृषि पर, उद्योग पर, सेवा क्षेत्र पर, डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुआ था इसमें किस पर ज़्यादा जोर दिया गया था। तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था वो 1951 से लेकर 1956 तक था। इसमें कृषि पर जोर दिया गया था।
लेकिन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था 1956 से लेकर 1961 ईस्वी तक, इसमें उद्योग पर सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था। ये किस मॉडल पर आधारित था? तो महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और इसी पंचवर्षीय योजना में 3 स्टील प्लांट भारत में बैठा था विभिन्न देशों के सहयोग से। उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए कौन कौन सा बैठा था। तो एक दुर्गापुर था, एक भिलाई था, एक राउरकेला था। राउरकेला तो जो था, जो कि उड़ीसा में स्थित है, वो जर्मनी के सहयोग से बैठा। जो दुर्गापुर था ये ब्रिटेन की सहयोग से बैठा, और जो भिलाई इस्पात है वो सोवियत संघ रूस के सहायता से बैठा था। इस प्रकार इसको याद रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूछा जाता है कि कौन कौन सा स्टील प्लांट बैठा था। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रस्ताव कहते हैं, उद्देशिका कहते हैं, अधिनियम कहा जाता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जब कोई बिल पास हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अधिनियम, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि चालक तार की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होगा आपको बताना है। तिगुना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा और आधा हो जाएगा। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यदि चालक तार की लंबाई दोगुना कर दिया जाए और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध का जो मान हो जाएगा वो चौगुना हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पहला प्रश्न है आपके सामने कि पीपल वृक्ष सबसे अधिक कौन सी गैस छोड़ती है? ऑप्शन नंबर ए है नाइट्रोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है ऑक्सीजन और डी है कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पीपल का वृक्ष जो होता है सबसे अधिक कौन सा गैस छोड़ती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी ऑक्सीजन, बिल्कुल सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4, 6.9, 7.4 और 7.9। बताइए यहाँ पर 2 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? जो मानव रक्त होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 3 प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम एशियाई खेल में भारत के कौन सा स्थान मिला था? पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? प्रथम एशियाई खेल में भारत का कौन सा स्थान मिला था? तो दूसरा स्थान मिला था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगर बात करें कि पहला स्थान किस देश को मिला था तो जापान को। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइएगा इसका सही आंसर क्या है कि प्याज का खाद्य अंश कौन सा है? यानी प्याज का कौन सा भाग हम खाते हैं? पत्ता खाते हैं, फूल खाते हैं, जड़ या ताना? बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो प्याज का कौन सा भाग खाद्य अंश होता है? तो तना होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए। 5 प्रश्न है आपके सामने का आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? जॉन डाल्टन को, मेंडल को, रदरफोर्ड को, डार्विन को? बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता किसे माना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी जॉन डाल्टन, बिल्कुल सही जवाब है। आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने। रदरफोर्ड है जो कि परमाणु के नाभिक के खोज किए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि स्वर्ण को कौन सा अम्ल घोलता है? यानी एसीएल, एक्वा रेजिया, सल्फ्यूरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो स्वर्ण यानी सोना जो होता है वो कौन सा घोल होता है अम्ल का जो कि उसमें वो विलीन हो जाता है, उसमें पूरा घुल जाता है? तो एक्वा रेजिया होता है। इसको अम्ल राज भी बोलते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। एक्वा रेजिया में नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, एक्वा रेजिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है कि खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल? बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी साइट्रिक अम्ल, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण अम्ल और किसमें पाए जाते हैं जान लेते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है जो कि संचायक बैटरी में पाया जाता है। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद से मैलिक अम्ल होता है वो सेब में पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल होता है जो टमाटर में पाया जाता है।
एसिटिक अम्ल होता है जो कि सिरका में पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल होता है जो कि इमली में पाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण अम्ल है, इस सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8-9 प्रश्न है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको CFC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेऑन, नेफ्रॉन, टोकोफेरॉल और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 8-9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन को एक और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको फ्रेऑन बोला जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 9 प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? सैयद खान ने, बेगम हजरत महल ने, बख्त खान ने और अली बंधु ने। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जो लखनऊ था 1857 के स्वतंत्र क्रांति के समय, वहाँ से नेतृत्व किसने किया था? तो बेगम हजरत महल। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहा है, बिल्कुल सही जवाब है। 10 प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सा है? हीलियम है, हीरा है, ओस्मियम है और क्रिप्टॉन है। बताइए 10 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। हीलियम है जो कि ये हल्की गैस है जिसको, और ये एक अक्रिय गैस भी है। वायुयान का जो टायर होता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? तो हीलियम ही भरा जाता है। हीरा जो कि विश्व का यानी ब्रह्मांड का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न कि भारत में चारों कोनों पर 4 मठों को किसने स्थापित किया था? कालिदास ने, आसाराम ने, रामदेव ने और शंकराचार्य ने। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में चारों कोनों पर 4 मठों का किसने स्थापित किया था? तो शंकराचार्य के द्वारा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। शंकराचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो केरल में। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? व्यापार में, नगर योजना में, शिक्षा में और कला में। बताइए 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस योजना में विशिष्टता हासिल थी? तो नगर योजना में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक आर्मी के प्रमुख थे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और डी है इकबाल। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, बिल्कुल सही जवाब। इसकी स्थापना कब हुआ? तो 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद सिंह, गुरु अंगद देव और गुरु गोविंद सिंह। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो सिखों में टोटल कितने गुरु हुए थे? तो 10 गुरु हुए थे। इसमें से जो अंतिम गुरु थे वो गुरु गोविंद सिंह थे। यहाँ पर बात कर लेते हैं प्रथम गुरु कौन थे? तो गुरु नानक जी थे। गुरु अर्जुन देव ये 5वें गुरु थे। सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो गुरु अर्जुन देव। गुरु हरगोविंद सिंह ये कितने? ये 6ठे नंबर गुरु थे। गुरु अंगद देव ये 2रे नंबर गुरु थे। इस प्रकार से याद रखिएगा, 200 याद रखिएगा। हमेशा पूछता है ये गुरु कितने नंबर बने थे, ये गुरु कितने नंबर बने थे। इस सभी 200 को आप कंठस्थ कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि शाहनामा किसने लिखी थी? फिरदौसी ने, अबुल फजल ने, फैजी ने और जगन्नाथ पंडित ने। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शाहनामा किसने लिखी थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी फिरदौसी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि सबसे तेज किसमें संचालन करती है? हवा में, जल में, लकड़ी में और इस्पात में। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यानी ध्वनि की गति सबसे अधिक किसमें तीव्र होती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी इस्पात, बिल्कुल सही जवाब है। ध्वनि का जो गति होता है सबसे अधिक ठोस में होता है, ठोस के बाद से द्रव में होता है, द्रव के बाद से गैस में होता है। ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं विटामिन के, बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन B12 के कमी से मुख है या जीभ है जो कि सूज जाता है, विटामिन B12 के कमी से।
विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट, याद रखिएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन ई की कमी से मानव और जो जनन क्षमता होता है उसमें कमी आ जाती है, जनन क्षमता में कमी होता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न आपके सामने कि यूनाइटेड नेशंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? 12 मार्च को, 18 अप्रैल को, 24 अक्टूबर और 13 दिसंबर। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? यूनाइटेड नेशंस डे किस तिथि को मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी पर यूनाइटेड नेशंस का स्थापना हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24 अक्टूबर। सेशन यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 19वां प्रश्न आपके सामने कि भारत में टेलीग्राफ को किसने चालू किया था? लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड हार्डिंग ने। बताइए 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत में टेलीग्राफ की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1854 ईस्वी में। और 1853 में सर्वप्रथम ट्रेन भी चलवाई गई थी, वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही, इसलिए इसे भारतीय रेल का जन्मदाता कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्रीनविच समय और भारत मानक समय के मध्य कितने घंटा का अंतर है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ग्रीनविच समय और भारतीय मानक समय के बीच कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटा का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीनविच ये किस देश में है? तो ये इंग्लैंड में है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन 21वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कौन सा विटामिन जल में विलय होता है, यानी जल में घुलनशील इसमें से कौन सा विटामिन है जो कि रहता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो विटामिन जो सी रहता है, विटामिन सी और विटामिन डी, यही एकमात्र 2 तत्व है, 2 विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होता है। बाकी जितने भी विटामिन होता है सभी के सभी वासा में घुलनशील होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है कि वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो कि रक्त को प्रभावित करती है? थैलेसीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, कालाजार और ग्लाइटर। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? वह कौन सा वंशानुगत रोग है जो रक्त को प्रभावित करती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं थैलेसीमिया, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? धनबाद में, बोकारो में, जमशेदपुर में और रांची में। बताइए 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बिरसा मुंडा स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो ये रांची में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी रांची, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि मोसाद किस देश का गुप्तचर संस्था है? इराक का, ईरान का, इजराइल का और अफगानिस्तान का। बताइए 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मोसाद किस देश के गुप्तचर संस्था है? तो यह इजराइल का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अंकलेश्वर भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंकलेश्वर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी गुजरात, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक है कार्बन, प्लास्टिक, सल्फर और नाइट्रोजन। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? सभी जैविक मिश्रणों का आवश्यक घटक क्या है? तो ये कार्बन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं यानी कार्बन, बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? कानपुर में, इलाहाबाद में, जबलपुर में और गुवाहाटी में। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उत्तर फ्रंटियर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से कमेंट कीजिए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं यानी गुवाहाटी, बिल्कुल सही जवाब है। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में और श्रीलंका में। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? ऑरेंज नदी किस देश में बहती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे
और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। 29वां प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाएं किसमें नष्ट होती है? प्लीहा में, फेफड़ा में, लीवर में और हृदय में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? RBC। ये लाल रक्त कणिकाएं हैं जो कि किस में नष्ट होती है? तो ये प्लीहा में होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 30वां प्रश्न है कि बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और उत्तराखंड में। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बराबर की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब। बिहार के किस जिला में स्थित है? तो ये जहानाबाद में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न है कि पुस्तक मेन कैंप के लेखक कौन है? मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, सुभाष चंद्र बोस और विंस्टन चर्चिल। बताइए यहाँ पर 31वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पुस्तक मेन कैंप के लेखक कौन है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताना एडोल्फ हिटलर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि मौलिक अधिकार का संबंध संविधान के किस भाग से है? टोटल भाग की संख्या कितना है? तो भाग की संख्या टोटल 22 है। आपको बताना है कि मौलिक अधिकार का संबंध किस संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 1 में, भाग 3 में, मान लीजिए यहाँ पर भाग 2 है, भाग 2 में, भाग 3 और भाग 4 में। तो मौलिक जो अधिकार है इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। देखिए भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता के बारे में वर्णन किया गया है अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक ले। जो भाग 3 है इसमें मौलिक अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। टोटल कितना 6 मौलिक अधिकार है इसके बारे में वर्णन किया है। अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक वर्णन किया गया है भाग 3 में। भाग 4 का बात करें इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया है अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक ले। और अनुच्छेद 51 के जो ए है इसमें मौलिक कर्तव्य के बारे में वर्णन किया गया है जो कि भाग 4 के ए भी है। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 3वां प्रश्न है कि टायर की खोज किसने की थी? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 33वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? टायर की खोज किसने की थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं जॉन डनलॉप बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि गुणसूत्र की खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट डेनिस, लैमार्क, रॉबर्ट ब्राउन और वाल्डेयर। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गुणसूत्र का खोज किसने की? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? तो 23 जोड़ा, यानी संख्या में बात करें तो 46 है। इसकी खोज किसने की? तो वाल्डेयर ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 35वां प्रश्न है आपके सामने। एंजाइम्स वास्तव में क्या होते हैं? विटामिन होते हैं कि प्रोटीन होते हैं कि हार्मोन्स होते हैं कि वसा होते हैं? बताइए 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एंजाइम वास्तव में क्या होते हैं? तो जो एंजाइम होते हैं वास्तव में एक प्रोटीन होते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 36वां प्रश्न है कि किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? अमीबा में, शैवाल में, कवक में और पादप वायरस में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? किस जीव में डीएनए नहीं पाया जाता है? तो जो वायरस होता है पादप वायरस, इसमें डीएनए नहीं पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 37वां प्रश्न है आपके सामने कि पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? विषाणु से, जीवाणु से, कवक से और शैवाल से। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? पेनिसिलिन नामक औषधि किससे प्राप्त की जाती है? तो कवक से प्राप्त की जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है आपके सामने कि ऑक्सीजन के बाद कौन सा तत्व सबसे अधिक पाया जाता है? यहाँ पर पृथ्वी पर, यहाँ पर प्रश्न कुछ ऐसा है कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? सिलिकॉन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो जो पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है वो सिलिकॉन पाया जाता है। अगर वायुमंडल की बात की जाए तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन पाया जाता है? तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन के बाद आर्गन आता है। लेकिन यहाँ पर पृथ्वी अधूरा थोड़ा सा क्वेश्चन था। पृथ्वी पर ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक कौन सा
तत्व पाया जाता है तो वह सिलिकॉन पाया जाता है। 39वां प्रश्न है कि कांच का निर्माण किससे किया जाता है? चूना पत्थर से, रेत से, बॉक्साइट से और मिट्टी से। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कांच का निर्माण किससे किया जाता है? तो रेत से की जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने, डोबरेनर ने, मेंडलीफ ने और मोस्ले ने। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी का जो नियम है इसका प्रतिपादन किसने किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोस्ले। जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि मोस्ले के द्वारा दिया गया, ये किस पर आधारित है? ये परमाणु संख्या पर आधारित है। लेकिन इससे पहले मेंडलीफ के द्वारा आवर्त सारणी दिया गया था जो कि परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है, जो कि सटीक नहीं बैठ रहा था। लेकिन मोस्ले के द्वारा परमाणु संख्या पर दिया गया तो ये सटीक बैठता है। न्यूलैंड्स ने अपना अष्टक नियम दिए थे और डोबरेनर ने अपने त्रिक नियम दिए थे। तो इस प्रकार से इस सेट में हम 40 प्रश्न देखे। इसी प्रकार आप अंत तक जुड़े रहिए। नेक्स्ट सेट देखते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? ऑप्शन नंबर ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 4, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए मनुष्य के हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या कितना होता है? 4। अगर 2 बात करें तो मछली के हृदय में 2 होता है और मेढक की बात करें तो मेढक में 3 होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है। प्रश्न है आपके सामने कि कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, 6, 3 और 13। बताइए यहाँ पर 2 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी 13, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि एशिया का दिल किसे कहा जाता है? नेपाल को, पाकिस्तान को, इस्तांबुल को और अफगानिस्तान को। बताइए 3 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? एशिया का दिल किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं इस्तांबुल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ईसीजी के द्वारा, EEG के द्वारा, MCR के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? हृदय की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं ECG, बिल्कुल सही जवाब है। अगर मस्तिष्क का बात करें, मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो EEG के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न आपके सामने कि बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स, थैलोफाइट्स, सेमोफाइट्स और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? बालू पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं सेमोफाइट्स, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 6 प्रश्न है आपके सामने कि काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? 1925 में, 1930 में, 1935, 1944। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं यानी 9 अगस्त 1925 ईस्वी को काकोरी कांड हुआ था। इसमें ट्रेन को बीच सफ़र में ट्रेन को रुकाकर उसमें से बहुत सारा धन लूटा गया था। इसमें प्रमुख कौन कौन से व्यक्ति थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ऐसे कुछ महापुरुष थे इसमें जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 7 प्रश्न कि मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? 24, 26, 44 और 48। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मेढक में कितने गुणसूत्र मौजूद होते हैं? देखिए मेढक में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो 13 जोड़ा होता है। जोड़ा हम बात करें तो 13 होता है और संख्या बात की जाए तो 26। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है कि उजला सोना कहा जाता है कोयला को, चाय को, कपास को, पेट्रोल को। बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? उजला सोना किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो उजला सोना कपास को कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं कपास, बिल्कुल सही जवाब है। कपास भारत के किस राज्य में सबसे अधिक उत्पादन की जाती है? तो गुजरात में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 9 प्रश्न है आपके सामने कि भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ था? 1937 में, 1948, 1930, 1938। बताइए 9 प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? भारत से बर्मा किस वर्ष अलग हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं
भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 ईस्वी में भारत से अलग एक राष्ट्र घोषित किया गया जिसका नाम है बर्मा, जिसको वर्तमान समय में म्यांमार के नाम से जानते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 10वां प्रश्न है कि गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? थाईलैंड में, म्यांमार में, बांग्लादेश और भूटान में। बताइए यहाँ पर 10वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? गोल्डन पैगोडा मंदिर कहाँ स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं म्यांमार, बिल्कुल सही जवाब है। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि समुद्री घास में क्या पाया जाता है? सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस और क्लोरीन। बताइए 11वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? समुद्री घास में क्या पाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं आयोडीन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कार्टोलेसी, कार्टोग्राफी, अर्नेकोनोलॉजी और अकुलिस्ट। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मानचित्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? बेहद ही सिंपल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कार्टोग्राफी कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि मेढक के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये देख चुके हैं, मेढक के जो हृदय में प्रकोष्ठों की संख्या होती है वो होती है 3 और गुणसूत्रों की संख्या 26, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 14वां प्रश्न है कि लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? 20 प्रकार के, 24 प्रकार के, 30 और 10। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं? तो देखिए लाइसोसोम में कितने प्रकार का एंजाइम पाया जाता है? तो 24 प्रकार का। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 24, बिल्कुल सही जवाब है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजन प्राप्त होता है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और डी है, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बताएंगे, इसमें कंफ्यूज न होइएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजन, यानी बल का जो फार्मूला होता है F बराबर ma, ये किस नियम से ये प्राप्त होता है? तो द्वितीय, जब भी व्यंजन की बात किया जाए तो द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। जब भी बोला जाए कि न्यूटन की गति के किस नियम से बल का परिभाषा मिलता है, बल का अगर परिभाषा बोले तो प्रथम नियम, अगर व्यंजन बोले तो द्वितीय नियम। इस प्रकार से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि ब्रह्मांड की उम्र कितना है? लगभग कितना वर्ष है ब्रह्मांड का एज, आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो ब्रह्मांड की उम्र लगभग कितना है? तो 13.8 बिलियन वर्ष है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी? 1942 में, 1930 में, 1955 में और 1963 में। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? तो देखिए प्लूटो ग्रह के रूप में खोज कब किया गया था? तो इसका 1930 ईस्वी में किया गया था। लेकिन पहले ग्रहों की संख्या कितना था? तो 9। लेकिन 2006 ईस्वी में इसको ग्रह के श्रेणी से हटा दिया गया। प्लूटो को इसको 52वां ग्रह के रूप में जानने लगा गया। तो इस प्रकार से प्लूटो ग्रह की खोज कब की हुआ था? तो 1930 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है आपके सामने कि अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? भरपूर मात्रा में अंकुरित जो अनाज होता है उसमें कौन सी विटामिन पाया जाता है? आपको बताना है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंकुरित अनाज में कौन सी विटामिन पाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, विटामिन सी, बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कॉर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है कि मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? अन्न उत्पादन से, रेशम उत्पादन से, मछली और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मोनोकल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, यानी अन्न उत्पादन, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए रेशम उत्पादन को क्या बोलते हैं? तो सेरीकल्चर, याद रखिएगा। सेरीकल्चर, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो रेशम उत्पादन से, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न देख लेते हैं। सेशन यहाँ तक आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। 20वां प्रश्न के पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है?
वीरगंज में, विक्रमपुर में, काठमांडू में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। पशुपतिनाथ जो मंदिर है वो किस जगह, किस शहर, किस स्थान पर स्थित है, आपको बताना है। तो ये काठमांडू में, जो कि नेपाल की राजधानी है, काठमांडू में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि मनुस्मृति किस भाषा में लिखित है। हिंदी में, संस्कृत में, पारसी में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मनुस्मृति किस भाषा में लिखा गया है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी संस्कृत, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सीटी स्कैन जो होता है हमारे मस्तिष्क का सीटी स्कैन, इसमें जो सीटी का विस्तार यानी सीटी का जो फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। कंट्रोल्ड टेम्परेचर, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी और कंप्यूटर टेक्सचर और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सीटी स्कैन में सीटी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं यानी कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। कोयला को, कार्बन को, पेट्रोलियम को और किरोसिन को। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। ब्लैक गोल्ड किसे कहा जाता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं यानी पेट्रोलियम, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न देख लेते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर कि मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है। पैगोट कहलाता है, मैगोट कहलाता है, सीगोट कहलाता है और डी इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं। मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं तो मैगोट कहते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं यानी मैगोट, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि सबसे छोटा स्तनी कौन सा है, यानी सबसे छोटा स्तनधारी जीव के बारे में आपको बताना है। कौन सा है। डॉल्फिन, चमगादड़, छुछुंदर और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं छुछुंदर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि गीता का अंग्रेजी अनुवाद जो कि 1785 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था। चार्ल्स डिकेंस के द्वारा, चार्ल्स विल्किंस के द्वारा, चार्ल्स वेबल के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद 1785 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का चुनाव करें यानी चार्ल्स विल्किंस, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने स्नूकर जिसको बिलियर्ड्स भी बोलते हैं में उपयोग होने वाले गेंदों की संख्या कितनी होती है। 18, 20, 22 और 36। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। स्नूकर में उपयोग होने वाली गेंदों की संख्या कितनी होती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं यानी 22, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है आपके सामने कि किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी थी। बाबर ने, जहांगीर ने, सी है उपयुक्त दोनों ने और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 28वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा खुद लिखी है। तो ये बाबर के द्वारा भी अपना आत्मकथा स्वयं लिखा गया था और जहांगीर के द्वारा भी। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उपयुक्त दोनों, बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि किन दो मुगल शासक का जो मकबरा है वो भारत में नहीं है। तो देखिए बाबर का भी मकबरा भारत में नहीं है और जहांगीर का भी मकबरा भारत में नहीं है। बाबर का है जो कि काबुल में है और जहांगीर का है लाहौर में। इन दोनों का कहाँ भारत से बाहर मकबरा है। बाकी जितने भी मुगल सम्राट बने थे सभी का भारत में ही मकबरा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। जबलपुर में, श्रीनगर में, अहमदाबाद में और चंडीगढ़ में। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। इंदिरा गांधी टूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी श्रीनगर बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। जिम कार्पेट, केवलादेव, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। यहाँ से एक दो और प्रश्न देखेंगे, ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन सागर, श्रीशैलम।
और ये किस राज्य में है, तो ये आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। यहाँ पर जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट है जो कि भारत के सबसे पुराना, यानी सर्वप्रथम कौन भारत का अभयारण्य था, तो जिम कॉर्बेट, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। केवलादेव ये कहाँ पर है, तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट यहाँ पर 31वां प्रश्न आपके सामने, विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 5 दिसंबर को, 4 फरवरी और 3 जुलाई। बताइए यहाँ पर विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी 4 फरवरी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 32वां प्रश्न आपके सामने, नेत्र रोग की चिकित्सक क्या कहलाते हैं? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 32वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। जो नेत्र रोग का चिकित्सक यानी डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहते हैं, आपको बताना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ऑकुलिस्ट, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न, न्यूटन के गति के किस नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है? ये पहले भी देख चुके हैं और आपको बताए थे कि अगर व्यंजन पूछे तो न्यूटन के द्वितीय नियम से मिलता है व्यंजन, अगर परिभाषा पूछे तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? शब्दकोश संकलन तथा लिखने की कला को अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, लेक्सिकोग्राफी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि जायद फसल का उदाहरण कौन सा है इसमें से? खरबूज, तरबूज, ककड़ी और डी है उपयुक्त तीनों। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? देखिए फसल है जो कि एक रबी, एक खरीफ, एक जायद और एक नकदी फसल भी होता है। तो यहाँ पर देखिए जायद जो रबी फसल है उसमें प्रमुख रबी फसल कौन कौन सा होता है? तो उसमें जौ आ गया, तिल आ गया, उसके बाद से गेहूं आ गया, सरसों आ गया, ये सब है जो कि रबी फसल के अंतर्गत आता है। अगर जायद खरीफ फसल के बारे में बात कर ले तो धान आ गया, उसमें प्रमुख होता है धान, जो कि बरसात के मौसम में जो उत्पादन की जाती है उसको खरीफ फसल कहते हैं। और जायद फसल है जो कि गर्मी के दिनों में ज़्यादातर, यानी अप्रैल मई जून के मंथ में सबसे ज़्यादा उत्पादन इसका की जाती है। तो खरबूज भी है, तरबूज भी है और ककड़ी भी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36वां प्रश्न आपके सामने, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये पहले भी देख चुके हैं। मछली में 2 होता है, मेढक में 3 होता है और मनुष्य में 4 होता है। याद रखिएगा यह हमेशा। मस्तिष्क की बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? मस्तिष्क के बीमारी को किसके द्वारा पहचाना जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी EEG, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? 1 ग्राम वसा से कितना कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, यानी 9.3 किलो कैलोरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम चीनी महिला कौन है? ली चियांग, लिू यंग और ली जिपिंग। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली चीनी महिला कौन थी? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी लिू यंग, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है आपके सामने कि जब कोई व्यक्ति सो रहा है तब उसका रक्तचाप में क्या परिवर्तन होगा, यानी ब्लड प्रेशर में उसका क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है। घट जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है? जब कोई व्यक्ति सो रहा है तब उसका रक्तचाप में क्या परिवर्तन होगा? तो वह घट जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। पहला प्रश्न है आपके सामने कि भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर ए है गंगा, बी है यमुना, सी है चिनाब और डी है कावेरी। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, चिनाब नदी, बिल्कुल ही सही जवाब है। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है आपके सामने कि SBI का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है, मुंबई है, दिल्ली है और मद्रास है। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है?
एसबीआई का मुख्यालय कहाँ है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मुंबई, बिल्कुल ही सही जवाब है। एसबीआई की स्थापना कब हुआ? 1 जुलाई 1955 ईस्वी में एसबीआई का स्थापना हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न आपके सामने कि नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? अध्यक्ष होता है, प्रधान होता है, मेयर होता है और सभापति होता है। बताइए 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं मेयर, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग, बी है दयानंद सरस्वती, सी है बाल गंगाधर तिलक और डी है रामकृष्ण परमहंस। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं आत्माराम पांडुरंग, बिल्कुल ही सही जवाब है। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में किया गया और रामकृष्ण मिशन का स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया और ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ये सब याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी है लोकमान्य तिलक। बताइए यहाँ पर 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? संविधान सभा का प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन कब हुआ था और उस टाइम अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? वैशाली में, बोधगया में, सारनाथ में और डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं सारनाथ, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। उसके बाद 29 वर्ष के आयु में गृह त्याग कर वह बिहार में आ गए बोधगया। यहाँ पर उनका ज्ञान की प्राप्ति हुआ। 7 सप्ताह यहाँ पर रहे थे बोधगया में और ज्ञान के प्राप्ति के उपरांत यह अपना पहला उपदेश दिए थे वो सारनाथ में दिए थे, सारनाथ में दिए थे। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। उसके बाद से 483 ईसा पूर्व में इनका देहांत हो गया कुशीनगर, जो कि यूपी में है। और 483 ईस्वी में पहला बौद्ध संगति हुआ था कहाँ पर? तो राजगीर में हुआ था। अजातशत्रु उस टाइम शासक थे और अजातशत्रु के समय में ही पहला बौद्ध संगति हुआ था 483 ईसा पूर्व में। उस टाइम इसका अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप थे। सेकेंड जो बौद्ध संगति हुआ था वो वैशाली में हुआ था और उस टाइम शासक कौन थे? तो काला अशोक थे। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। बौद्ध संगति कब हुआ था? सेकेंड तो 383 ईसा पूर्व में काला अशोक के समय में वैशाली में। तीसरा बौद्ध संगति हुआ वो पाटलिपुत्र में हुआ। किसके समय में? तो सम्राट अशोक के समय में। याद रखिएगा 250 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद से जो चौथा हुआ था वो कनिष्क के समय में हुआ था और कहाँ पर हुआ था? तो कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था वह चौथा बौद्ध संगति। उसका वसुमित्र थे जो कि अध्यक्ष थे और अश्वघोष थे जो कि उसके उपाध्यक्ष थे। याद रखिएगा यहाँ से प्रश्न पूछता है। 7वां प्रश्न है आपके सामने कि लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1906 में, 7 में, 4 में और 5 में। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन कब हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं 1905, बिल्कुल सही जवाब है। 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ था उस टाइम कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ। याद रखिएगा
मुस्लिम लीग का स्थापना ढाका में हुआ, जो कि 1906 ईस्वी में हुआ। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हुआ। एक प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ और उस टाइम कौन अध्यक्ष थे। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ 1907 ईस्वी में। राज बिहारी बोस थे कांग्रेस का अध्यक्ष, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है आपके सामने कि लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया? 2020 में, 21 में, 2022 में और 2019 में। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? लक्ष्मी बरुआ को पद्मश्री कब दिया गया? ये असम की है। जल्दी से कमेंट कीजिए 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो 8वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 2021 बिल्कुल ही सही जवाब है। तो नागरिक पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या होता है? तो भारत रत्न होता है। सेकेंड नंबर पर कौन आता है? तो पद्म विभूषण आता है। और 3 नंबर पर क्या होता है? तो पद्म भूषण आता है। और 4 नंबर पर पद्मश्री होता है। इस प्रकार सर्वोच्च नागरिक सम्मान का ये क्रम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है आपके सामने कि इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में, लक्षद्वीप में, कन्याकुमारी और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 9वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? स्थलीय नहीं, उसको जो पानी वाला क्षेत्र है उसको मिलाकर सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो वो है इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है आपके सामने कि बुंदेलखंड एवं बघेलखंड पठार किसके भाग है? मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का, गुजरात का। बताइए 10वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार किसका भाग है? तो ये मध्य प्रदेश का है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। 11वां प्रश्न है कि पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी, बेतवा, नर्मदा और चिनाब। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पूर्व से पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी है, जो कि अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात से होते हुए ये खंबात के खाड़ी में जाकर गिरती है, जो कि खंबात का खाड़ी है, जो कि अरब सागर का ही भाग है। नर्मदा नदी सबसे सीधी रेखा में बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा नदी है, जो पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती है और एचुअरी बनाती है ये। उसके साथ ही इस पर एक जलप्रपात है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात, जो कि जबलपुर में स्थित है, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं और नर्मदा नदी पर ही एक बांध है जिसका नाम है सरदार सरोवर बांध। ये सब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है नर्मदा नदी से, याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है कि फिशी की स्थापना कब हुई थी? 1931 में, 1921 में, 1927 और 1925। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? फिशी की स्थापना कब हुई थी? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1927 बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न है आपके सामने कि ओम किसका मात्रक है? ऊर्जा का, विभवांतर का, प्रतिरोध का और शक्ति का। बताइए 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? ओम किसका मात्रक है? तो ओम जो मात्रक है ये प्रतिरोध का है, एसआई मात्रक। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने कि बुसु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? सिक्किम में, नागालैंड में, मणिपुर में और मेघालय में। बताइए 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बुसु त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। और एक नागालैंड यहाँ पर आया था कि और याद रखिएगा, हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो भी नागालैंड में ही मनाया जाता है। 15वां प्रश्न आपके सामने कि भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जगजीवन राम, लाला लाजपत राय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बताइए 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जगजीवन राम बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न है आपके सामने कि अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप समूह को कौन अलग करने वाला चैनल है? 0 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री और 9 डिग्री। बताइए 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 10 डिग्री चैनल बिल्कुल ही सही जवाब है।
सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 17वां प्रश्न है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और जगजीवन राम। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं लाला लाजपत राय, बिल्कुल ही सही जवाब है। 18वां प्रश्न आपके सामने, स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया? 1947 में, 1950, 1952, 1961। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? स्वतंत्र भारत का प्रथम आम बजट कब पेश किया गया? तो 1947 में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रथम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तमिल है, उर्दू है, संस्कृत है और हिंदी है। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? प्रथम शास्त्रीय भाषा आपको बताना है। टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या कितनी है भारत में? तो 6 है। सभी के नाम जान लेते हैं। देखिए, तमिल है, संस्कृत है, कन्नड़ है, तेलुगु है, मलयालम है और उड़िया है। जैसे हम नाम बोले वैसे ही इसका क्रम भी है। प्रथम इसमें शास्त्रीय भाषा कौन सी है? तो तमिल है, जो कि 2004 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। सेकेंड है जो कि संस्कृत है, जिसे 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। थर्ड और फोर्थ जो है वो तेलुगु और कन्नड़ है, जो कि 2008 में इसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। जो 5वें नंबर पर है वो मलयालम है, जो कि 2013 में उसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। और जो छठा है वो उड़िया है, जिसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है आपके सामने कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और 5वीं। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य औद्योगिकीकरण था? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बिल्कुल ही सही जवाब है। प्रथम पंचवर्षीय योजना जब हुआ था उसमें कृषि पर जोर दिया गया था और 1951 से लेकर 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक था। और ये किस मॉडल पर आधारित है? तो महालनोबिस मॉडल पर ये आधारित था। इसमें 3 प्रमुख स्टील प्लांट बैठा, प्रमुख विभिन्न देशों के सहायता से। इसके बारे में जान लेते हैं। एक दुर्गापुर बैठा था, एक राउरकेला और एक भिलाई। दुर्गापुर जो बैठा था वो ब्रिटेन की सहायता से बैठा था। उसका जो भिलाई बैठा था वो सोवियत संघ रूस की सहायता से बैठा था। और राउरकेला था वो जर्मनी की सहायता से बैठा था। 21वां प्रश्न है आपके सामने कि मानव में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 4, 6, 8 और 10। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो थोड़ा सा दांत के बारे में जान लेते हैं। मनुष्य में दांत 4 प्रकार का होता है। चारों का नाम जान लेते हैं। कृंतक, रत्नक, अग्रचौड़नक और चौड़नक। ये 4 प्रकार के दांत होता है। इसका संख्या जान लेते हैं। जो कृंतक दांत होता है इसकी संख्या 8 होता है। कृंतक दांत का संख्या 8 होता है। जो रत्नक दांत होता है उसका काम होता है चिड़ने फाड़ने का काम रहता है। जो नुकीला रहता है दांत उसकी संख्या 4 होता है। 2 नीचे रहता है और 2 ऊपर रहता है। अग्रचौड़नक होता है उसकी संख्या 8 होता है। अग्रचौड़नक का संख्या 8 होता है। उसके बाद से जो चौड़नक होता है उसकी संख्या 12 होता है। इस प्रकार से टोटल 32 दांत होती है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न आपके सामने कि कौन सा संविधान संशोधन शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है? 72वां, 73वां, 74वां, 76वां। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 74वां, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने कि त्रिचूरपुरम उत्सव कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में, केरल में, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? त्रिचूरपुरम उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो ये केरल में मनाया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में, 74 में, 72 में और 71 में। बताइए यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था?
जो संविधान में 42वें संविधान संशोधन था, बेहद इम्पोर्टेंट ये संविधान संशोधन था जो कि 1976 में हुआ था। इसमें क्या क्या जोड़ा गया था संविधान में, तो जान लेते हैं। देखिए 1976 ईस्वी में जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था, उसमें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। जब ऐड किया गया था तो उस टाइम उसका संख्या 10 था। याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के तहत। उसके बाद जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना में 3 वर्ड ऐड किया गया था जिसका नाम है पंथ निरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी। ये 3 शब्द प्रस्तावना में भी ऐड किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि गन्ना के किण्वन से क्या प्राप्त होता है, क्या बनता है? इथेनॉल, ईथर, पेट्रोल और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? गन्ना के किण्वन से क्या बनता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 25वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे इथेनॉल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है आपके सामने कि मक्का कहाँ स्थित है? सऊदी अरब में, इंडोनेशिया में, ईरान में और इराक में। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मक्का कहाँ स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सऊदी अरब, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न देख लेते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? जो भारतीय संविधान के अनुसूची 8 है उसमें टोटल 22 भाषा है और यहाँ पर जो 4 भाषा को ऐड किया गया है, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया है आपको बताना है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं यानी 92वां, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने का घोषणा कब हुई थी? 1910 में, 1911 में, 1912 में, 1914 में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1911 ईस्वी, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है आपके सामने कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और सूरत। बताइए 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? जल्दी से बताइए इसका आंसर सही कौन सा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? बिहार में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा में। बताइए 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तेजस्विनी और हौसला योजना किस राज्य में लॉन्च की गई है? ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई है। याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये 12वीं जो पंचवर्षीय योजना थी आधा अधूरा था क्योंकि 2015 में ही बीच में ही नीति आयोग आ गया था और 12वीं पंचवर्षीय योजना ये अंतिम पंचवर्षीय योजना था। तो इसका जो कार्यकाल था ये 1912 से 1917 था। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है आपके सामने कि दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का और डी है, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो दंत चिकित्सक होते हैं वो इलाज के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो देखिए जो अवतल दर्पण होता है उसमें वस्तु का प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु से 12 बनता है, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 33वां प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान क्या है? यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है कि भारत का स्थान कितना नंबर पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे 12 देश है वो रूस है और भारत का स्थान है जो कि 7वां है। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। लेकिन अगर जनसंख्या के बारे में बात की जाए तो भारत वर्तमान समय में 1 नंबर स्थान पर है, चीन को पछाड़ कर 1 नंबर पर आ गया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत 1 नंबर पर है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न आपके सामने कि लद्दाख का हेमिस नेशनल पार्क किस लिए प्रसिद्ध है? हिम तेंदुए के लिए, चिंकारा के लिए, बाघ के लिए और हिरन के लिए। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ये हिम तेंदुए के लिए प्रचलित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 36वां प्रश्न है आपके सामने कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? डायनेमो, सितार, मोमबत्ती और स्पीकर। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में इसमें से कौन सा यंत्र बदलता है? तो जो डायनेमो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न है आपके सामने कि कार्बन का कौन सा अपरूप है जो कि विद्युत का सुचालक होता है? हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, कोक होता है, चारकोल होता है। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है? तो कार्बन का जो ग्रेफाइट होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और कार्बन का ही एक अपरूप है जिसका नाम है हीरा, जो कि ब्रह्मांड का सबसे कठोर पदार्थ होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है कि बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, सिक्किम में और हरियाणा में। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बोनालू उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं तेलंगाना, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? डिब्रू सैखोवा, नोकरेक, नंदा देवी और सिमलीपाल। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि जिसका नाम है डिब्रू सैखोवा, जो कि असम में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नोकरेक। जो कि मेघालय में स्थित है, नंदा देवी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो इस प्रकार से ये सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो उससे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और अच्छा क्वेश्चन लाने का प्रयास करते हैं हम। तो वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।